बच्चों, आज मैथ में जो एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है 4G, पेज नंबर 76 एंड 77। इसमें पहले 8 है, ये 98,778 प्लस 497 माइनस 1746 माइनस 1792। हम पहले प्लस का काम करते हैं। इसमें पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद में प्लस और फिर लास्ट में माइनस का काम होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो ही चीज़ है, प्लस और माइनस। तो पहले प्लस करेंगे और उसके बाद में सबट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों को ऐड किए, यानी प्लस वाले को पहले ऐड करेंगे, 8 और 7 ऐड करेंगे, 8 और 7 15 का 5 कैरी 1 और 9 10 और 7 17 का 7 कैरी 1 और 4 5 और 7 12 का 2 कैरी 1 और 8 9 और लास्ट में 9 बच जाएगा। यानी ये हो गया 99,275। फिर माइनस में दोनों है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 6 और 2 8 4 और 9 13 का 3 कैरी 1 और 7 8 और 7 15 का 5 कैरी 1 और 1 2 और 1 3। इस तरह से ये हो गया 3,538। अब हम जो दोनों ऐड किए हैं उसमें से दोनों जो सबट्रैक्ट का प्लस किए हैं वो इसमें से घटा देंगे, यानी सबट्रैक्ट करेंगे। इसमें से 15 से 8 घटाएंगे, यानी 7 हो गया। यहाँ एक कैरी दे दिए, 6 बचा, 6 से 3 घटाएंगे, 3 हो गया। उसके बाद में यहाँ 12 हुआ, 12 से 5 घटाएंगे, 7 हो गया। इसमें से कैरी एक दिए हैं 8 में से ये 3 घटाएंगे, 5 और 9 हम नीचे ले आ देंगे, यानी ये हो गया 95,737। इसी प्रकार से यहाँ ई नंबर इस पेज का, यानी 76 पेज का है कि इसमें दो जगह, एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4,356 है वह ऐड में है, इसके पहले कुछ नहीं 3 है तो इसका मतलब ऐड में है। उसके बाद में 1010 सब्ट्रैक्शन में है और प्लस 975 प्लस में है और 1514 सब्ट्रैक्शन में है। तो जो दोनों प्लस वाले को हम एक जगह कर लेंगे और दोनों सब्ट्रैक्शन वाले को एक जगह कर लेंगे। प्लस वाले को पहले हम प्लस करेंगे, यह इन दोनों को प्लस करने पर ये 5,331 आ रहा है और दोनों सब्ट्रैक्शन वाले को ऐड करने पर ये 2,524 आ रहा है। इसमें 5,331 में 2,524 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ इसके बाद में सब्ट्रैक्शन के बाद में ये 2,807 आ रहा है। तो इस तरह से इसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें हमने 2 तुम लोगों को बताया, बाकी जो 3 है तुम लोग बनाओगे। आप देखो पेज नंबर 76 का, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में है कि ये मैन वांटेड ए लोन ऑफ 25 लाख। 2 of his friends loaned him 45,000 and 30,000 respectively. How much more money does he require? यानी आदमी ने कितना लोन लिया? 25 लाख। इसमें 2 मित्रों ने कितना
लोन दिया, एक ने 45,000 दिया, दूसरे ने 30,000 दिया, दोनों को ऐड करने पर 75,000 हो रहा है। अब ये मोर मनी ही रिक्वायर्ड, कितना और उसको आवश्यकता है 25 लाख में से हम 75,000 को लेस कर लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये आ रहा है 24,25,000 बच रहा है। तो ये इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। दूसरा, इसमें से इसमें भी 4 वर्ड प्रॉब्लम है। 4 में से हमने 2 तुम लोगों को बता रहे हैं हम, इसमें से पहला नंबर बताया और उसके बाद में 4 नंबर बता रहे हैं। 4 नंबर में है देयर वेयर 4,56,780 bags of cement in a store. If 267 bags were sold out on Monday and 46,670 bags on Tuesday, how many bags were left? There were 4,56,780 bags of cement in a store. Bags sold on Monday 6,267. Bags sold on Tuesday 46,670। दोनों को ऐड करने पर 52,937। और 52,977 जो पहला है 4,76,780, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 4,03,843 शेष बच रहा है। इस तरह से जो Students of class 4, this is English class and chapter 6 कबीर। कबीर के बारे में आपने सुना होगा। कबीर के दोहे हिंदी में प्रचलित है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट कबीर। कबीर का नाम आपने सुना होगा। हिंदी में बहुत से कबीर के दोहे वगैरह आते हैं। इनको मुस्लिम लोग भी मानते थे और इनको हिंदू लोग भी मानते थे। ये अपना गुरु मानते थे इनको, और इनके बारे में लोग अच्छा बोलते थे। अब यहाँ पे एक स्टोरी है इनके बारे में, इनकी बचपन की कहानी है जिसको आपको पढ़ना है। कबीर वॉज 15th सेंचुरी इंडियन पोएट एंड सेंट। 15th सेंचुरी के वे एक संत थे और साथ में एक पोएट भी थे। उनके बहुत सारे दोहे प्रचलित हैं। ही इन्फ्लुएंस्ड हिंदुइज्म भक्ति मूवमेंट। हिंदू जो भक्ति मूवमेंट उस समय चल रहा था, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, तो उस समय वे भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े वो उससे इन्फ्लुएंस हुए, उससे प्रभावित हुए। और कबीर्स वर्सेस आर फाउंड इन सिख स्क्रिप्चर। कबीर के जो दोहे हैं, वर्सेस मतलब दोहे या पद जो भी है, वो आपको सिख के इसमें भी पाए जाते हैं, सिख के साहित्य में भी पाए जाते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखों का जो साहित्य है उसका निचोड़ कहाँ लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहिब में। हिज मोस्ट फेमस राइटिंग्स इंक्लूड हिज दोहाज। उनके दोहाज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोहे या पद। It was in the year 1440. The day was very hot. उस दिन का दिन था जब 1440 का ईयर चल रहा था। उस दिन बहुत गर्मी थी। A young man and his wife were traveling to वाराणसी। एक आदमी और उसकी पत्नी दोनों वाराणसी की यात्रा कर रहे थे। The man was नीरू and his wife was नीमा। उस आदमी का नाम नीरू था और उसकी पत्नी का नाम नीमा था। They were poor weavers। वे गरीब वीवर्स थे, जुलाहे थे। जुलाहे वे होते हैं जो कपड़े बुनते हैं। पहले के ज़माने में हाथों से बुने जाते थे, चरखे पे बुने जाते थे, तो वे जुलाहे थे, वे कपड़े बुनते थे। ऑन द वे दे पास्ड बाय अ पूल ऑफ कूल वाटर। तभी वहाँ से वे एक छोटे से तालाब के पास से गुजरे जिसमें ठंडा पानी का तालाब था। अ लार्ज नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स ग्रीव अलॉन्ग द एज ऑफ द पूल। और बहुत सारे पेड़
वहाँ पे लगे हुए थे, लोटस के पौधे लगे हुए थे किनारे पे, पुल के किनारे पे बहुत सारे लोटस के पौधे लगे थे। दिस प्लांट्स हैड ह्यूज लीव्स, इस पौधे के पत्ते जो थे बहुत बड़े थे और ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। लोटस वैसे भी सुंदर होता है, सभी फूल सुंदर होते हैं, लेकिन लोटस और भी खूबसूरत होता है। नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी, आपने पहले ही देखा कि गर्मी का मौसम था तो उसको गर्मी लग रही थी और साथ में प्यास भी लगी नीमा को। नीरू स्टॉप्ड हिज बुलक कार्ट एंड टुक हिज वाइफ टू द पूल, उस समय वे लोग बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे तो उसने बैलगाड़ी रोका नीरू ने और उसकी वाइफ को उस छोटे से तालाब के पास ले गया। While नीमा वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम द पूल शी हर्ड अ वीक क्राई, जब वो पानी पी रही थी पूल में से, तभी उसको एक छोटी सी चीखने की मतलब रोने की आवाज़ आई। लिसन शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि ध्यान से सुनो, इट इज़ द क्राई ऑफ सम लिटिल बेबी, किसी छोटे से बच्चे की आवाज़ आ रही है रोने की। द क्राई केम अगेन, फिर से रोने की आवाज़ आई। नीरू लुक्ड अमॉन्ग द लोटसेस, नीरू जल्दी से कमल के फूलों में देखने लगा। ही फाउंड अ बेबी लाइंग ऑन अ बिग लोटस लीफ, बड़े से पत्ते पे, कमल के बड़े से पत्ते पे उसने एक बेबी को पड़ा हुआ देखा। नीमा लुक, ही क्राइड, देयर इज़ अ बेबी ऑन द लीफ, उसने नीमा को दिखाया और बोला वो देखो वहाँ पे उस पत्ते पे एक बच्चा है। नीमा टुक द बेबी इन हर आर्म्स, उसको दया आ गई और उसने उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया, अपनी बाहों में ले लिया एंड किस्ड हर, उसको प्यार किया। डियर लिटिल चाइल्ड शी सेड, वी कांट लीव इट हेयर टू डाई, वो बोली छोटे से प्यारे बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं मरने के लिए। सी क्लैप्ड द बेबी टू हर हार्ट, उसने अपने दिल से उसको चिपका लिया एंड वॉक टुवर्ड्स द कार्ट, और बैलगाड़ी की तरफ चल दी। यू आर राइट सेड नीरू, नीरू ने भी कहा कि तुम सही हो। वी कांट लीव द बेबी हेयर टू डाई, हम इस बच्चे को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वी शैल कीप हिम एंड ही विल बी आवर सन, हम इसको रखेंगे और ये हमारा बच्चा होगा। दे टुक द बेबी होम एंड नेम्ड इट कबीर, उन्होंने उसको बेबी को घर ले गए और उसका नाम रखे कबीर। दस कबीर ग्रीव अप इन द हाउस ऑफ नीरू एंड नीमा, इस तरह से नीरू और नीमा के घर में कौन बड़ा हुआ? कबीर बड़ा हुआ। लाइक अदर मुस्लिम बॉयज़ ही स्टडीड द कुरान, मुस्लिम बॉयज़ की तरह, क्योंकि वो मुस्लिम का घर था तो मुस्लिम बॉयज़ की तरह उसने भी कुरान की पढ़ाई शुरू कर दी। बट ही लाइक्ड हिंदूज़ ऑल्सो, लेकिन वो हिंदू लोगों को भी बहुत पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट देम इन देयर रिलीजन, वो हिंदुओं के बारे में और जानना चाहता था और उनके धर्म के बारे में भी जानना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर लर्न टीचर, तो उसने निश्चय कर लिया कि मुझे हिंदी पढ़ना है और हिंदू के बारे में जानना है। तो वो एक टीचर की तलाश में, शिक्षित टीचर की तलाश में घूमने लगा। इन दोज डेज देयर लिव्ड अ वेरी फेमस टीचर इन वाराणसी, वो तो वाराणसी में था, वहीं जा रहा था। तो वाराणसी में एक फेमस टीचर उस समय रहते थे, बहुत प्रसिद्ध टीचर थे, उनका नाम था स्वामी रामानंद। कबीर डिसाइडेड टू गो टू हिम, कबीर ने सोच लिया कि मैं वहाँ जाऊँगा और उनका शिष्य बन जाऊँगा, पीपल मतलब शिष्य, उनका शिष्य बन जाऊँगा। बट व्हेन कबीर रीच द स्वामीज आश्रम द पीपल्स वेयर डिडेंट लेट हिम सी द स्वामी, जब कबीर वो स्वामी के आश्रम में पहुँचा तो उसको किसी शिष्य ने उनके पास नहीं जाने दिया, उनको देखने नहीं दिया, स्वामी के पास पहुँचने तक नहीं दिया। यू आर नॉट ए हिंदू दे सेड, यू कांट सी हिम, क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो इसीलिए तुम उनको नहीं देख सकते, यहाँ सिर्फ हिंदू के बच्चे आते हैं, ऐसा वहाँ के शिष्यों ने कहा। बट कबीर डिडंट गो अवे, लेकिन कबीर ने तो निश्चय कर लिया था तो वो कहीं गया नहीं। ही स्टेड नियर द आश्रम एंड स्पेंड द नाइट अंडर अ ट्री, वो आश्रम के पास ही रुक गया और रात भर एक पेड़ के नीचे उसने बिता दिया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही सॉ द स्वामी वॉज गोइंग टू रिवर फॉर अ बाथ, वो इंतज़ार करता रहा। दूसरे दिन देखा सुबह सुबह स्वामी जी बात के लिए यानी नहाने के लिए नदी पे जा रहे हैं। कबीर रैन अप टू हिम, कबीर दौड़ के गया एंड टच्ड हिज फीट, और उनके पैरों को उसने स्पर्श किया। महाराज सेड कबीर वेरी पोलाइटली, बहुत विनम्रता से कबीर ने कहा, महाराज प्लीज़ लेट मी बी योर प्यूपिल, तो आप मुझे मेरा अपना शिष्य बना लीजिए, ऐसा उन्होंने रामानंद से कहा। द स्वामी एट वंस एग्रीड टू हैव कबीर एज हिज पीपल, कोई भी गुरु किसी भी बच्चे को धर्म के अनुसार
अलग नहीं करता है। इसीलिए स्वामी भी तुरंत एग्री हो गए, तुरंत सहमत हो गए और उसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। द अदर पीपल्स डिडेंट लाइक इट, लेकिन दूसरे शिष्य ये पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ सारे हिंदू के बच्चे थे और वे लोग ये बात अच्छी नहीं लगी उन्हें। दिस बॉय इज़ नॉट अ हिंदू दे सेड, वे क्या कहते थे कि ये बच्चा हिंदू नहीं है। डोंट टॉक लाइक दिस दैट सेड द स्वामी, स्वामी लेकिन उनको समझाते थे कि इस तरह की बातें नहीं करते हैं। गॉड लव्स ऑल मैन, जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो सारे व्यक्ति को प्यार करते हैं। ही डिजंट लुक ऑन अस एज मुस्लिम और हिंदू, वो ये नहीं देखते हैं, ईश्वर ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, वे दोनों को प्यार करते हैं। वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन इक्वली, हम सभी उनके बच्चे हैं, उस गॉड के हम सभी बच्चे हैं और समान रूप से सब गॉड के बच्चे हैं। दस कबीर स्टार्टेड लिविंग इन स्वामी रामानंद आश्रम, रामानंद के आश्रम में वो रहने लगा। ही लर्नड बोथ संस्कृत एंड पर्सियन, संस्कृत भी पढ़ा उन्होंने और पर्सियन जो ईरान का लैंग्वेज होता है उसे भी पढ़ा। ही रोट मेनी सॉन्ग्स अबाउट गॉड, उन्होंने बहुत से कविताएं भी लिखी, बहुत से गीत लिखे गॉड के बारे में। इन हिज सॉन्ग्स ही सेड दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, उनका क्या कहना था अपने कविताओं में, वे क्या लिखते थे, गॉड इज़ एवरीवेयर, यानी गॉड हर तरफ है, सभी जगह मौजूद है। वी कांट फाइंड हिम इन टेम्पल्स और मॉस्क्स, वो हमें न मंदिर में मिलेंगे न हमें मस्जिद में मिलेंगे। वी कैन फाइंड हिम इन आवर ओन हार्ट्स, हमें अपने दिल में, अपने हृदय में हमारे भगवान मिलेंगे। इफ़ वी लव हिम ट्रूली, अगर हम सच्चा प्यार करते हैं अपने ईश्वर से तो वे हमें हमारे दिल में ज़रूर मिलेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकेम कबीर्स फॉलोवर्स, बहुत सारे लोग यानी कि हज़ारों लोग उनके शिष्य बन गए, उनके फॉलोअर्स अनुयायी बन गए। दे लव टू सिंग हिज सॉन्ग्स, वे उनके गाने जो लिखते थे उसको गाना बहुत पसंद करते थे। देयर वेयर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अमॉन्ग हिज फॉलोअर्स, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। बट सम हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेयर एंग्री विद कबीर, लेकिन कुछ लोग कट्टरवादी होते हैं, वे नहीं पसंद करते हैं कि हिंदू के साथ जाएं या मुस्लिम के साथ जाएं, तो वे लोग कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू भी कबीर से नफ़रत करने लगे, उनसे गुस्सा करने लगे। दे डिडेंट लाइक हिम बिकॉज ही सेड आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम, वे क्या कहते थे, मैं अल्लाह का भी बेटा हूँ, अल्लाह का भी बच्चा हूँ और राम का भी बच्चा हूँ। ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। हाउ कैन अल्लाह एंड राम बी वन, अल्लाह और राम एक कैसे हो सकते हैं, ऐसा वे लोग सोचते थे। वन डे दे वर सो एंग्री दैट दे कॉट कबीर एंड टुक हिम टू द एम्परर, एक दिन उन्होंने उसको कबीर को पकड़ लिए और उनको शासक के पास यानी उस समय के जो राजा थे, एम्परर थे, उनके पास ले गए। दे टोल्ड द एम्परर फॉल्स स्टोरीज अबाउट कबीर, और झूठी झूठी कहानियाँ कबीर की बताया कि उन्होंने ऐसा किया है या बहुत सी बातें बताई राजा को। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू किल कबीर, एम्परर ने, शासक ने कबीर को मारने का ऑर्डर दे दिया, उनको ये परमिशन दे दिया। द सोल्जर्स चेन कबीर्स हैंड्स एंड फीट टुगेदर, सोल्जर ने क्या किया, पहले चेन से बांधा जाता था तो वैसे ही सैनिकों ने हाथ और पैरों को कबीर के हाथों और पैरों को सब चेन से बांध दिया। दे थ्रीव हिम इनटू अ रिवर, और नदी में फेंक दिया। बट कबीर डिड नॉट ड्रॉन मतलब डूबना, वे डूबे नहीं, कबीर नहीं डूबे। ही वॉक टू द बैंक, वो चलकर मतलब किनारे पर आ गए। नाउ द सोल्जर्स लॉक्ड हिम इन अ हट, फिर उन्होंने, सैनिकों ने क्या किया, दोबारा उनको मारने की कोशिश की और उनको एक छोटी सी झोपड़ी में लॉक कर दिया, उनको बंद कर दिया। एंड सेट फायर टू इट, और आग लगा दी। इवन नाउ नो हार्म केम टू कबीर, फिर भी कबीर उसमें से जिंदा बच के निकल गए। द सोल्जर्स ट्राई टू किल हिम अ थर्ड टाइम, तीसरे टाइम भी उन्होंने मारने की कोशिश किया। कैसे किया? दे पुट हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी कितना खतरनाक होता है आप लोग जानते होंगे, तो वो पागल हाथी के सामने उनको रख दिया गया। बट हाउ स्ट्रेंज, यह अजीब सी बात हुई, इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर को मारने की जगह द एलिफेंट रैन अवे, एलिफेंट खुद ही भाग गया। व्हेन द एम्परर हर्ड दिस ही सेड 3 times वी हैव ट्राइड टू किल कबीर
जब शासक को ये बात मालूम चली कि 3 बार उनको मारने की कोशिश की गई लेकिन तीनों बार वे बच गए, तो उन्होंने कहा शासक ने कि 3 बार हमने कोशिश की इनको मारने की, इस टाइम गॉड हैज़ सेव्ड हिम, गॉड ने तीनों टाइम उनको बचा लिया, लेट हिम गो फ्री, उनको आज़ाद कर दिया जाए। कबीर लिव्ड फॉर 78 ईयर्स, कितने साल की उम्र तक जिंदा रहे वे? 78 ईयर्स तक। वन डे ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू डाई, एक दिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब वे मरने वाले हैं। बट ही डिड नॉट विश टू डाई इन वाराणसी, लेकिन वे बनारस में मरना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? ही वॉन्टेड टू टीच एन इम्पॉर्टेंट लेसन, वो एक सबक सिखाना चाहते थे सभी लोगों को। क्या सबक था वो? डेथ इन अ होली सिटी कांट हेल्प अस टू रीच हेवन। अगर आप कोई धार्मिक जगह पे मरते हैं, ऐसी कहावत है कि आप जाके हरिद्वार में मरोगे, बनारस में मरोगे या कोई भी धार्मिक प्लेस पे मरोगे तो आप स्वर्ग में पहुंचोगे, इस बात को वे झुटलाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ये बात सबक सिखाना चाहता हूँ। ही वॉन्टेड टू टेल दिस टू द पीपुल, यही लोगों को वे बताना चाहते थे कि होली प्लेस से कुछ नहीं होता है, जो होता है हमारे कर्मों की वजह से होता है। हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें अच्छी जगह मिलेगी मरने के बाद भी। ओनली गुड एक्शंस कैन हेल्प अस टू फाइंड अ प्लेस इन हेवन, ओनली गुड एक्शन यानी अच्छे कर्म ही हमें हेवन तक पहुँचाएंगे। सो कबीर लेफ्ट फॉर अनदर टाउन, फिर वो दूसरी जगह चले गए कॉल्ड मगहर, मगहर में चले गए, दूसरे बनारस के पास ही था। इट वॉज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वाराणसी, कुछ ही दूरी पे मगहर नाम का जगह था, वहाँ चले गए। मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉलोड हिम, बहुत से हिंदू और मुस्लिम भी उनके पीछे पीछे गए। दे ऑल लव्ड कबीर, वे सब कबीर को बहुत प्यार करते थे। बट एज सुन एज कबीर डाइड दे बिगेन टू क्वारल, लेकिन जैसे ही कबीर मरे वे झगड़ा करने लगे, आपस में लड़ने लगे। ही इज़ अवर सेंट क्राइड द मुस्लिम, मुस्लिम चिल्लाने लगे कि ये हमारे संत हैं। वी शैल बरी हिम, हम उन्हें गाड़ेंगे। मुस्लिम में मरने के बाद गाड़ा जाता है और हिंदू में जलाया जाता है, तो हिंदू चिल्लाने लगे ही इज़ अवर महात्मा, वो हमारे महात्मा हैं, हम उनको जलाएंगे। वी शैल बर्न हिम एंड दे बिकेम रेडी टू फाइट, और आपस में वे लोग लड़ने लगे। जस्ट देन कबीर्स वॉइस वॉज हर्ड इन द स्काई, तभी आकाश में से कबीर की आवाज़ सुनाई दी। इट सेड, क्या कह रही थी वो आवाज़? डोंट फाइट, मत लड़ो। टेक द शीट अवे फ्रॉम माई बॉडी, मेरे बॉडी पे से जो चादर है उसको हटा कर देखो। सो दे रैन एंड रिमूव द शीट फ्रॉम कबीर्स बॉडी, ऐसी भविष्यवाणी सुन के वे लोग तुरंत गए और वहाँ से शीट हटाया, वो चादर को हटाया, जो कफन डाला जाता है वो हटाया। बट वॉट अ सरप्राइज, लेकिन आश्चर्य की बात, क्या आश्चर्य की बात हुई? कबीर्स बॉडी वॉज नॉट देयर, वहाँ कोई बॉडी नहीं थी, कबीर की बॉडी नहीं थी। इन इट्स प्लेस देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ फ्लावर्स, वहाँ सिर्फ फूलों के बहुत से ढेर लगे हुए थे। द मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, आधे फूल मुस्लिम ले गए। द हिंदूज टुक द अदर हाफ, आधे फूल हिंदू ले गए। एंड दे रिमेंबर कबीर्स वर्ड, और उनको कबीर की बातें याद आ गई। आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम। कौन सी बातें थी? आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, और मैं अल्लाह का भी बेटा हूँ और मैं राम का भी बेटा हूँ, यानी मैं हिंदू भी हूँ और मुस्लिम भी हूँ। इससे आपको शिक्षा मिलती है कि कहीं पे मरने से, डेथ होली जगह पे हो या किसी जगह पे हो, आपके जो गुड एक्शंस है वही आपको अच्छी जगह ले जाएंगे। तो इस तरह से स्टोरी कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। प्रिय छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह कक्षा 4 के लिए है और पाठ 6 है, बाघ और हाथी। जंगल हमें अनोखा और सुंदर लगता है, सबको रोमांच करते हैं जंगल, पर जंगल की शान है बाघ और हाथी। लेकिन बाघ और हाथी ये दो विशेष जानवर ऐसे हैं जो जंगल की शान की बढ़ाते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ये अपनी अपनी तरह से जंगल की सुंदरता और रोमांच को बढ़ाते हैं। शायद इसीलिए पुराने ज़माने की कहानियों और लोक कथाओं में भी बाघ और हाथी का बार बार वर्णन मिलता है। अक्सर हम कहानियों में या नानी की कहानियों में या दादी माँ की कहानियों में हमें बाघ और हाथी का वर्णन सुनने को मिलता है और उनके बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। ज़्यादातर कहानियों में उनके बल और प्रभाव की तारीफ होती है।
तारीफ मतलब प्रशंसा होता है। बाघ इतना चुस्त फुर्तीला और बलशाली जानवर है कि शायद ही जंगल का कोई और जानवर उसका मुकाबला कर पाए। अर्थात बाघ सर्वशक्तिशाली होता है। बाघ की पहचान इसकी काली धारियां हैं, जिनके कारण यह धारियों वाला जानवर भी कहलाता है। ये धारियां उसे जंगल में छिप कर रहने में सहायक होती है। अंग्रेजी में इसे टाइगर कहते हैं। यह हमारे देश का नेशनल एनिमल भी है। बाघ की एक और खासियत इसका पारिवारिक जीवन है। यह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। बाघ को अपने परिवार से बहुत लगाव होता है। वैसे शिकार तो ज़्यादातर बाघिन ही करती है, यानी जो मादा बाघिन होती है अक्सर शिकार वही करती है और वही बच्चों को शिकार करने लायक तथा आत्मनिर्भर भी बनाती है। यानी छोटे छोटे बच्चों को शिकार करने की ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है। बाघ छोटे छोटे जानवरों की तो परवाह ही नहीं करता। वे तो उसकी एक गर्जना से ही थरथरा जाते हैं। यानी बाघ जब गरजता है तो उसके गर्जने से सारे जानवर दहशत में आ जाते हैं और वे शांत हो जाते हैं। हाँ, जंगली सुअर या हाथी उसे चुनौती दें तो कई बार भिड़ंत बड़ी रोमांचक हो जाती है। यानी जब यह किसी जंगली सुअर या हाथी से लड़ता है तो वह काफ़ी एडवेंचर हो जाता है। कभी कभी दो बाघ भी आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसी हालत में जब तक एक बाघ खत्म न हो जाए या मैदान छोड़कर भाग न जाए तब तक मुकाबला चलता रहता है। अर्थात यह मुकाबला जल्दी समाप्त नहीं होता है। दोनों चाहे कितने ही लहूलुहान क्यों न हो जाएं, यह लड़ाई नहीं रुकती। आज जंगल के राजा बाघ पर संकट मंडराता जा रहा है, यानी इनका जीवन संकट में है। गिर और कान्हा सहित बहुत से अभयारण्यों में बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। ये गिर और कान्हा जो अभयारण्य हैं, ये बाघों के लिए मशहूर हैं। आदमी छल बल से उन्हें मार देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाघ, जिन्हें भारत की शान कहा जाता है, वे केवल किस्से कहानियों में ही रह जाएंगे, यानी इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो यह सिर्फ कहने के लिए रह जाएंगे। बाघ की तरह हाथी भी बेहद बुद्धिमान और बलशाली जानवर है। ठीक बाघ की तरह हाथी भी बहुत ही बलशाली जानवर है, यानी बहुत ही पराक्रम वाला होता है। इसकी शान का भी जवाब नहीं। बाघ की तुलना में यह काफ़ी विशाल जानवर है, जिसे आते देखकर लगता है जैसे कोई छोटा मोटा पहाड़ चला आ रहा हो। कितनी मस्त चाल होती है हाथी की। आप देखेंगे किसी हाथी को तो देखने का मन करता ही रहेगा। पर हाथी बड़ा अनोखा जानवर भी है। छोटे छोटे बच्चों को सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेना और फिर सवारी का पूरा आनंद देना इसे बड़ा पसंद है। देखिए, हाथी बहुत समझदार प्राणी भी है। ऐसे समय में हाथी की आंखों में भी बड़ी गहरी ममता देखी जा सकती है। सर्कस में यह एक से एक बड़े अजूबे दिखाता है। किसी भी बाधा या मुश्किल से यह नहीं घबराता। हाथी में धैर्य भी है, बल भी और बुद्धि भी, यानी यह पूरा विवेक से काम लेता है। इसीलिए यह सभी का लाडला जानवर है और हर जगह इसे बहुत सम्मान दिया जाता है। हाथी जितना बलशाली जानवर जंगल में कोई नहीं। वाकई में बहुत ही बलवान जानवर है, बलशाली जानवर है। यहाँ तक कि बाघ से भी भिड़ंत हो जाए तो वह भी इसका सामना करने से घबराता है, यानी बाघ भी एकाएक सहम जाता है इसको देखकर। हाथी अपनी ओर से किसी को कम ही तंग करता है, पर जब कोई उसे बिना कारण परेशान करे तो वह उसे छोड़ता भी नहीं। वैसे भी हमें बेवजह या किसी भी जानवर को छेड़ना नहीं चाहिए। हाथी एक पारिवारिक ही नहीं, सामाजिक जीव भी है। बड़े बड़े झुंडों में रहना इसे बहुत पसंद है। इसीलिए 30-30, 40-40 हाथियों के झुंड में जंगल में यह आसानी से मिल जाते हैं। इतना बलशाली जानवर हाथी आसानी से महावत के काबू में आ जाता है। महावत जो पिलवान होता है, जो उसे कमांड करता है, उसको कहते हैं। कोई महावत हाथी को कैसे काबू में लाता है
और उससे मनचाहे काम करा लेता है, इस पर भी बहुत खोजबीन हुई है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें महावत हाथी को सिखा देता है, यानी वह उनको अपने कुछ खास अंदाज में कोड वर्ड और इशारे भी बता देता है, जिसे हाथी तुरंत समझ लेते हैं। वे शब्द बोलने पर हाथी वही काम करता है जो महावत चाहता है। जैसे त्रे, त्रे कहने पर वह लेट जाता है, उठ कहने पर उठता है। किसी को सूंड के सहारे पीठ पर बैठाने के लिए भी शब्द हैं, और पानी पीने नहाने के लिए भी इनके कोड वर्ड होते हैं। हाथी बुद्धिमान और शांति प्रिय जानवर है। इसकी मस्ती बड़ी चाल दर्शकों को मुग्ध कर देती है। इसीलिए 26 जनवरी की परेड में, यानी गणतंत्र दिवस के परेड में हाथी जरूर आते हैं, जो परेड की शोभा बढ़ाते हैं। जब महावत इसके सुंदर शरीर पर चित्रकारी करते हैं तो इसकी छटा यानी इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। पानी में नहाना इसे बेहद पसंद है। कभी कभी तो ये घंटों नदी या तालाब में घुसकर नहाते हैं। हाथी की उम्र लंबी होती है। आमतौर से इसका जीवन 150 से 200 वर्षों तक का माना जाता है। अपने लंबे जीवन में यह आदमी का खूब साथ निभाता है और बड़े बड़े काम कर दिखाता है। बड़ी बड़ी लकड़ियों के सिल्लियों को उठा के लाना या गाड़ियों को खींचना का भी यह काम करता है। नदी किनारे लकड़ी के भारी भारी लट्ठों को ले जाने का काम अक्सर हाथी ही करते हैं। अकेला हाथी कई आदमियों के बराबर काम कर सकता है। हाथी और बाघ सिर्फ जंगल की शान नहीं, हम मनुष्यों के जीवन की भी शान और शोभा हैं। आज वे संकट में हैं, अर्थात आज इनका जीवन संकट में है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, यह चिंता की बात है। हम सबको उनके संरक्षण के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, आज आप लोगों ने हाथी और बाघ के विषय में जाना। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो यहाँ बोर्ड पर लिखित हैं। आप इन्हें सावधानी पूर्वक लिख लेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर है 3 विंडोज 10। विंडो 10 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ विंडो 10, विंडो 10 स्क्रीन, सर्च बॉक्स, मैनेजिंग मल्टीपल विंडोज, कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप, स्टार्टिंग विंडो 10, स्टार्ट मेन्यू, ओपनिंग एप्लीकेशंस, शोइंग द डेस्कटॉप, रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं विंडो 10 के बारे में। An operating system is a system software that manages computer hardware and software resources and provides common devices for computer program. एक ऑपरेटिंग सिस्टम संचालन प्रणाली जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है, और ये हमें बहुत सारे संसाधन उपलब्ध करवाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। Microsoft has launched a latest version of OS named Windows 10. Microsoft कॉरपोरेशन ने जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक नया सबसे वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है विंडो 10। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10 के बारे में दिया गया है। स्टार्ट मेन्यू, कॉर्टाना, मल्टीपल डेस्कटॉप एंड टास्क व्यू, कंटिन्यू और कंट्रोल पैनल फीचर्स हैं। विंडो 10 की बहुत सारी विशेषता है जो हमें जो भी हम लोग कार्य करते हैं पहले से बेटर हम लोग को इसमें करके दिया गया है। विंडो 10 में इसमें हम बहुत सारे सुधार कर सकते हैं, बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द विंडो 10। ये स्टार्ट मेन्यू का फीचर है, ये बहुत ही स्टार्ट मेन्यू का फीचर है विंडो है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द विंडो 10। ये जो विंडो 10 का है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये एक लिस्ट है जब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग के पास एक लिस्ट ओपन होता है जिसमें बहुत सारे जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो इसमें एप्लीकेशंस होते हैं, वही यहाँ स्टार्ट मेन्यू में इंस्टॉल होता है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगा। आप देखोगे कि वहाँ पे एक लेफ्ट पेन होगा और एक राइट पेन होगा।
लेफ्ट पेन में जो है एप्लीकेशन कंप्यूटर में है वो सारे दिखाते हैं, और इधर से ये आइकन्स के रूप में, टाइल्स के रूप में बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम लोग को देखने को मिलता है। Cortana, ये Cortana की विंडो। Cortana is a virtual assistant created by Microsoft for Windows 10। Cortana जो है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्माण किया गया है और विंडो 10 के लिए। इट शोज अप इन विंडो 10 एज ए सर्च पेन ऑन द टास्क बार। ये क्या करता है कि एक विंडो 10 में जो है एक सर्च पेन उपलब्ध कर जाता है टास्क बार पे। यहाँ से हम लोग बहुत से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप जो इंस्टॉल्ड होते हैं इसमें, वो उन पर डॉक्यूमेंट्स, सर्च रिजल्ट्स फ्रॉम द वेब एंड वाइड रेंज ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, यानी बहुत ही विस्तृत रूप में यहाँ से हम लोग उसको इस चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं। इस Cortana से हम लोग जो है एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। मल्टीपल डेस्कटॉप एंड टास्क व्यू। मल्टीपल डेस्कटॉप एंड टास्क व्यू, हम लोग अगर चाहें तो बहुत सारे विंडोज़ जो है या बहुत सारे डेस्कटॉप जो है एक साथ, अगर हम लोग बहुत सारा काम करना चाहते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि इसको बंद करो फिर दूसरे को ओपन करो, तो ये इस ऑप्शन के द्वारा ये हम लोग उपलब्ध करवाता है ये विंडो 10 जो है, कि हम लोग एक सारे बहुत सारे डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं जो हमारे टास्क व्यू पर दिखाई देता है। कंटिन्यू, ये एक तरीका, कंटिन्यू इज ए वे फॉर विंडोज टू डिटेक्ट द हार्डवेयर you are using and ensure that you always have the optimal interface on your machine। कंटिन्यूम जो है एक तरीका है जो हार्डवेयर, जिस हार्डवेयर पर हम लोग वर्क करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, और ये जो है हमारे मशीन के बीच में हमें ये सुनिश्चित करवाता है हमें कि हम उसके साथ हमेशा अनुकूल बने रहें। कंट्रोल पैनल जो है, कंट्रोल पैनल से जो हमारे सिस्टम में जितने भी सेटिंग कर सकते हैं, जो भी हम लोग को चेंज करना होता है, जैसे सेटिंग, स्टाइल्स, फॉन्ट साइज, जो भी चेंजिंग हमें करनी होती है वो हम कंट्रोल पैनल के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे कंट्रोल पैनल का विंडो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे सिस्टम में हम लोग को चेंज करना होता है यहाँ पे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग विंडो 10 हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। विंडो 10 ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन करते हैं, तो दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड द बूटिंग। ये फंक्शन जो है वो बूटिंग कहलाता है। जब हम लोग बंद कंप्यूटर पर स्टार्ट करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और जब हम अपने कंप्यूटर जब हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, यानी दोबारा जब वर्क करते करते हम लोग रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग करते हैं। एक लॉक स्क्रीन ऑन द मॉनिटर विल अपीयर। जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जो विंडो 10 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक लॉक स्क्रीन हमारे मॉनिटर पे आता है। टू अनलॉक इट प्रेस द एंटर की फ्रॉम योर कीबोर्ड। इस पर एक पासवर्ड मांगता है, उस पासवर्ड को हम लोग को डालना होता है, जो भी हमने कंप्यूटर में अपना सिस्टम में इंस्टॉल करने के समय डाला होगा कि वो हम लोग उसमें पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद एंटर की दबाते हैं तो हमारा डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाता है। विंडो 10 स्क्रीन, पिछली कक्षा में हमने विंडो 10 की स्क्रीन के बारे में पढ़ा था। अब फिर से हम लोग एक बार उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हम लोग का विंडो 10 का स्क्रीन है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है। इस पे यहाँ नीचे सबसे बॉटम में टास्क बार है, यहाँ स्टार्ट बटन, ये लेफ्ट कॉर्नर में जो होता है ये स्टार्ट बटन होता है, और यहाँ राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं पिक्चर के रूप में, या जो हमारे प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स जिसके पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉर्नर में जो है टाइम और डेट भी शो करता है। डेस्कटॉप स्क्रीन, आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर द डेस्कटॉप स्क्रीन विल अपीयर। जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, स्विच करते हैं, तो डेस्कटॉप स्क्रीन हमारे सामने आता है। ये हम जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हमारे सामने शो करता है उनको। टास्क बार, टू लॉन्च एनी प्रोग्राम विथ ए सिंगल क्लिक ऑफ द माउस टास्क बार इज़ यूज्ड। टास्क बार पे जो है हम किसी भी प्रोग्राम का जो ओपन रहता है उस पर एक क्लिक करते, माउस से एक सिंगल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम तुरंत ओपन हो जाता है। स्टार्ट बटन,
ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप यू कैन सी द स्टार्ट बटन। आप अपने टास्क बार पे सबसे नीचे जो देखोगे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक विंडो से बटन होता है, वो स्टार्ट बटन होता है। इट इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। उस बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू हमारा ओपन हो जाएगा। आइकन्स, स्मॉल बटन लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। एक छोटे छोटे बटन्स के रूप में स्ट्रक्चर बना होता है हमारे डेस्कटॉप पे, जिसे हम लोग क्या करते हैं, आइकन्स कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्राम और डिफरेंट फीचर्स। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। एनी प्रोग्राम कैन बी ओपन बाय डबल क्लिकिंग द आइकन। हम लोग किसी भी आइकन पे जब डबल क्लिक करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो ओपन हो, जिस प्रोग्राम के आइकन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया जो होता है वो राइट साइड में ये होता है डेस्कटॉप स्क्रीन के कॉर्नर में, जहाँ पे हमें कोई भी मैसेज वगैरह जो आता है हमारे पे तो वो हमें बताने का, जैसे हमारे मोबाइल पे कोई मैसेज आता है तो हम लोग को पता चलता है। कैसे पता चलता है, इन नोटिफिकेशन के द्वारा ही हम लोग को पता चलता है। टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट जो है वो करेंट टाइम और डेट शो करता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। When you डबल क्लिक द लोकल डिस्क सी, जब हम लोग लोकल डिस्क सी पे डबल क्लिक करेंगे आइकन पे उसके, तो ए विंडो अपीयर्स विच डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर ऑन द हार्ड डिस्क। तो उसके बाद क्या होगा, एक विंडो ओपन होगा जिस पे फाइल्स और फोल्डर्स का एक हार्ड डिस्क में जो भी हमारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो लिस्ट ओपन करेगा। ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ फाइल्स। हम लोग जो भी कार्य कंप्यूटर पे करते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम एक फ़ाइल का निर्माण करते हैं, यानी कि फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। फाइल जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा यानी डाटा और इन्फॉर्मेशन का समूह है, जिसको हम लोग, तो फाइल जो है वो हम लोग का मतलब ये कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन मतलब समूह, सूचनाओं और डाटा का समूह होता है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ों को उसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग, टेक्स्ट, पिक्चर, कुछ भी हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। फोल्डर, फोल्डर इज़ ए लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स। फोल्डर जो है एक जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे फाइल्स को एक साथ स्टोर करने का कार्य करते हैं। ये यू कैन ऑल्सो से दैट द ग्रुप ऑफ फाइल्स फॉर्म्स ए फोल्डर। आप इसे भी कर सकते हैं कि फोल्डर जो है फाइल्स का ग्रुप है। थैंक यू। बाकी अगले क्लास में।